जब दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी, एक अजीब सी कशमकश हर तरफ पसरी थी। शीत युद्ध का जमाना था। हर छोटे मुल्क पर एक अनजाना दबाव था। एक तरफ अमेरिका का खेमा था तो दूसरी ओर सोवियत संघ अपनी ताकत दिखा रहा था। ऐसे में नए नए आजाद हुए देशों के सामने एक बड़ा सवाल था, किसकी तरफ जाए? क्या अपनी मुश्किल से मिली आजादी को फिर किसी बड़ी ताकत के हाथ गिरवी रख दें, या फिर कोई तीसरा रास्ता चुने? यह सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का था, उनकी पहचान और उनके वजूद का था। इसी कशमकश और उधेड़बुन के बीच से एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसा ख्याल जिसने कहा कि हम किसी के पाबंद नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं, हम अपनी राह खुद बनाएंगे, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। यही सोच गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद बनी। इसकी पहली आहट 1955 में बांडुंग सम्मेलन में सुनाई दी, जहां एशिया और अफ्रीका के नए आजाद देश एक साथ आए। उन्होंने मिलकर दुनिया को यह संदेश दिया कि हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखेंगे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐलान था, अपनी संप्रभुता का, अपनी खुददारी का। इस आंदोलन का मकसद दुनिया की सियासत से दूरी बनाना नहीं था, बल्कि उसमें एक नई और ताकतवर आवाज बनना था। इसका मतलब तटस्थ या निष्क्रिय हो जाना बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था कि हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, चाहे वो कोई भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। यह आंदोलन उन सभी मुल्कों के लिए एक मंच बना जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के खिलाफ थे। यह विकासशील देशों की एकता का प्रतीक था, उनकी सामूहिक चेतना की एक गूंज थी जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। इस आंदोलन की कहानी कुछ यूं बयां की जा सकती है कि जब जमाना दो रंगों में उलझा था, तब हमने एक तीसरा रंग चुना, इंसानियत का, दोस्ती का और शांति का। इसे शायरी में कहें तो कुछ यूं होगा, जब दुनिया भटती थी दो खेमों के दरबार में, तब एक नई आवाज उठी थी इस संसार में। न इस पार रहेंगे हम, न उस पार रहेंगे हम अपनी शर्तों पर आजादी के हकदार रहेंगे हम। ये ऐलान था उन मुल्कों का जो नए नए आजाद हुए थे, गुलामी की जंजीरों से निकलकर खुद आबाद हुए थे। हर बड़े आंदोलन के पीछे कुछ महान हस्तियां होती हैं, जिनकी सोच और जिनके जज्बे से वो कारवां आगे बढ़ता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कहानी भी ऐसे ही 5 सितारों के बिना अधूरी है। ये वो रहनुमा थे जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्कों को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया के कमजोर और विकासशील देशों को एक साथ लाने का सपना देखा। भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, घाना के क्वामे नक्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये वो 5 नाम हैं जो इस आंदोलन की आत्मा माने जाते हैं। इन सब ने मिलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। इन 5 नेताओं की दोस्ती और उनकी सोच का संगम ही इस आंदोलन की असली ताकत थी। नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत दिए, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते थे। टीटो ने यूरोप में रहते हुए भी किसी महाशक्ति के दबाव को नहीं माना। नासिर ने अरब दुनिया को एकजुट करने का सपना देखा और अपनी स्वतंत्र पहचान पर जोर दिया। नक्रूमा ने अफ्रीका की आजादी की लड़ाई को आवाज दी और सुकर्णो ने एशिया की खुदमुख्तारी का परचम बुलंद किया। इन सब का एक ही सपना था, एक ऐसी दुनिया जहां हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बराबर का सम्मान पाए और अपनी नियति का फैसला खुद कर सके। इन नेताओं के योगदान को शब्दों में पिरोना आसान नहीं, लेकिन उनकी शान में कुछ पंक्तियां जरूर कही जा सकती हैं। वे जानते थे कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, बल्कि वैचारिक और आर्थिक भी होती है। उन्होंने सिखाया कि किसी के पीछे चलने से बेहतर है कि अपना रास्ता खुद बनाया जाए, भले ही वो मुश्किलों से भरा क्यों ना हो। उनकी प्रेरणा आज भी उन सभी देशों के लिए एक मशाल की तरह है जो अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। उनका संदेश साफ था, एकजुट रहो, स्वतंत्र रहो और शांति के पथ पर चलो। इन महान आत्माओं के लिए कुछ शेर अर्ज है। नेहरू की सोच थी, टीटो का जज्बा साथ था, नासिर, नक्रूमा, सुकर्णो के हाथों में हाथ था। 5 सितारों ने मिलकर एक नया आकाश बनाया, गुटों में बंटी दुनिया को आईना दिखाया। कहा, हम अमन के राही हैं,
जंगों से क्या वास्ता, हम अपनी मर्जी से चुनेंगे अपना हर रास्ता। ये सिर्फ नेता नहीं थे, एक सोच थे, एक आंदोलन थे। कमजोरों की हिम्मत और जुल्म के आगे एक आंदोलन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि इसके कुछ तय उसूल और सिद्धांत भी थे। इसका हिस्सा बनना किसी क्लब की मेंबरशिप लेने जैसा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी को अपनाने जैसा था। आंदोलन में शामिल होने की कुछ बुनियादी शर्तें थीं, जो ये सुनिश्चित करती थीं कि हर सदस्य देश आंदोलन की मूल भावना के प्रति वफादार रहे। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त यह थी कि कोई भी देश किसी बड़ी महाशक्ति के बनाए हुए सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता, जैसे कि नाटो या वॉर्सो पैक्ट। इसका मकसद साफ था, सैन्य गुटबाजी से दूर रहना। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि कोई भी सदस्य देश किसी बड़ी ताकत के साथ ऐसा कोई द्विपक्षीय सैन्य समझौता नहीं करेगा जिसका सीधा ताल्लुक महाशक्तियों के आपसी टकराव से हो। यानी आप दोस्ती सबसे रखें, लेकिन अपनी जमीन को किसी और की जंग का अखाड़ा न बनने दें। इसके अलावा आंदोलन में शामिल होने वाले देश को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का खुलकर विरोध करना था। यह आंदोलन की आत्मा थी, हर तरह की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाना और हर देश के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करना। ये शर्तें किसी पर थोपी नहीं गई थीं, बल्कि ये साझा मूल्यों का एक दस्तावेज थीं। इस आंदोलन की एक और खासियत इसके संगठनात्मक ढांचे में थी। संयुक्त राष्ट्र की तरह इसका कोई स्थायी मुख्यालय, कोई औपचारिक संविधान या कोई बड़ा सचिवालय नहीं है। यहां सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई वीटो पावर वाला देश नहीं। सारे फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, जो आमतौर पर हर 3 साल में होने वाले शिखर सम्मेलन में होते हैं। जिस देश में सम्मेलन होता है, वही अगले 3 साल के लिए आंदोलन की अध्यक्षता करता है। यह ढांचा इस बात का प्रतीक है कि यह आंदोलन सत्ता का नहीं, बल्कि समानता और सहयोग का मंच है। इन उसूलों को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। शर्त थी पहली कि जंग के साजों से दूर रहेंगे, हम अमन के गीत लिखेंगे, अपने सुरों में झेंगे, किसी ताकतवर की छांव में पनाह नहीं लेंगे, अपनी आजाद जमीन पर किसी को जंगगाह नहीं देंगे। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब यार बराबर के हैं। दोस्ती के इस गुलशन में सब फूल बराबर के हैं। ये उसूल थे दोस्ती के, जो दुनिया को सिखाए गए, नफरत की आंधी में वफा के दिए जलाए गए। कुछ लोग कहते हैं कि शीत युद्ध खत्म होने के साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी खत्म हो गई। जब 2 खेमे ही नहीं रहे तो गुटनिरपेक्ष रहने का क्या मतलब? लेकिन यह एक बहुत सतही सोच है। दुनिया बदली है, चुनौतियां बदली हैं, लेकिन इस आंदोलन की आत्मा और इसके सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कल थे। आज दुनिया सैन्य गुटों में भले न बंटी हो, लेकिन आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी नई चुनौतियों ने उसे घेर रखा है। इन समस्याओं का सामना कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों की आवाज बन चुका है, जो वैश्विक मंचों पर उनके हक की बात करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का सबसे बड़ा पैरोकार है। यह कहता है कि दुनिया के फैसले कुछ चंद ताकतवर देश मिलकर न करें, बल्कि उसमें सबकी भागीदारी हो। यह आंदोलन आज भी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर जोर देता है। यह उन देशों के लिए एक उम्मीद है जो बड़ी आर्थिक ताकतों के दबाव में अपनी आवाज खो देते हैं। इसने अपनी भूमिका को वक्त के साथ बदला है, लेकिन अपने मूल मकसद से भटका नहीं है। 21वीं सदी में यह आंदोलन आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग करता है, ताकि विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके। यह तकनीक के हस्तांतरण, सतत विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर एक साझा रुख अपनाता है। 2024 में कंपाला में हुए शिखर सम्मेलन और उज्बेकिस्तान में होने वाले अगले सम्मेलन की तैयारी यह दिखाती है कि यह आंदोलन आज भी सक्रिय है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संगठन नहीं, बल्कि एक जीवंत और गतिशील मंच है। अंत में इस आंदोलन का संदेश एकता, स्वतंत्रता और शांति का है।
यह हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग होकर कमजोर हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। यह कारवां आज भी चल रहा है, नए रास्तों पर, नई मंजिलों की ओर, लेकिन उसी पुराने जज्बे और उसी पुरानी शान के साथ। इसका सफर एक खूबसूरत शेर में समेटा जा सकता है। तूफानों से कह दो कि हम अपना हुनर जानते हैं, हम दोस्ती की शमा जलाने का हुनर जानते हैं। न किसी से बैर है अपना, न किसी से है कोई होड़, दुनिया को एक परिवार बनाने का हुनर जानते हैं। ये कारवां अमन का है, अमन की राह पर चलेगा, हर दिल में प्यार का एक नया दिया जलेगा।